हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे चैनल अंकित क्लासेस में। दोस्तों, मैं आ चुका हूं हमारे क्लास 10th की हिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 द राइज ऑफ नेशनलिज्म के पार्ट थर्ड में। नहीं दोस्तों, ये जो वीडियो होने जा रही है मेरी, ये वीडियो हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में बेसिकली दो कॉन्सेप्ट में दोस्तों, क्योंकि ये जो सबसे पहले डिस्कस करेंगे हम फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे हमारे नेपोलियन के बारे में। दोस्तों, इन दोनों के बारे में हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि देखो, जो पहला चैप्टर में बेसिकली इन्हीं दो चीजों का सबसे ज्यादा जिक्र किया गया है, एक फ्रेंच रिवॉल्यूशन, दूसरा नेपोलियन। ठीक है दोस्तों, ये जो दो चीजों के ये दो टॉपिक्स है, इनके बारे में अगर आप ठीक से समझो तो इनके बारे में ना आपको पिछले साल ही, मतलब पिछली क्लास में ही 9th में आपको बताया गया था। आपकी जो हिस्ट्री की बुक थी उसका पहले चैप्टर में इसको डिटेल में बताया गया था। दोस्तों, मेरा मेन मुद्दा यही है, मेरा मेन मकसद यही है, मेरा मेन मकसद यही है कि इन दो टॉपिक्स को आपको समझाने का, जिससे मतलब आपको ना दिमाग में क्लियर हो जाए। जो भी मैं आपको चीज आप समझाऊंगा, जो भी मैं आपको आगे जब बताऊंगा फ्रेंच रिवॉल्यूशन के कॉन्टेक्स्ट में लेता हूं, फ्रेंच रिवॉल्यूशन का कोई भी एक एग्जांपल अगर मैं लेता हूं तो वो आपको दिमाग में बैठ जाए, आपको ज्यादा दिमाग ना दौड़ाना पड़े। तो उसके लिए ही मैं आपको ये बता रहा हूं। तो दोस्तों, सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा फ्रेंच रिवॉल्यूशन। ठीक है दोस्तों, फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो था, फ्रेंच रिवॉल्यूशन सबसे पहले नाम को तोड़ के देखते हैं। फ्रेंच रिवॉल्यूशन मतलब हिंदी में फ्रांसीसी क्रांति। क्या? फ्रांसीसी क्रांति। दोस्तों, बेसिकली क्या है, बेसिकली देखा जाए अगर फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो है हमारा, फ्रेंच रिवॉल्यूशन में क्या हुआ था, जो फ्रांस के लोग थे, सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं कि फ्रांस का सोशल स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं। हम एक बार उस टाइम में जाकर उस टाइम पे पूरे के पूरे फ्रांस को एक बार स्टडी करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि वहां का जो सोशल सिस्टम था, जो सोसाइटी थी, वो कैसी थी। दोस्तों, आपको जैसे पता ही होगा कि जो सोसाइटी थी वो वहां की, उस टाइम पे वो सोसाइटी 3 हिस्सों में बटी हुई थी। वो सोसाइटी बटी हुई थी हमारी फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट। ठीक है, ये 3 स्टेट के लोग थे। ठीक है, तो ये 3 स्टेट्स में तीन टाइप में हमारी जो फ्रांस की सोसाइटी थी उस टाइम पे बटी हुई थी। तो दोस्तों, जो फर्स्ट स्टेट में पीपल होंगे, जो फर्स्ट सोसाइटी में जो बंदे आते होंगे, जो लोग आते होंगे, वो होते थे हमारे राजा लोग, मतलब जो राजशाही लोग होते हैं, जैसे मैंने बताया था एरिस्टोक्रेसी। ठीक है, एरिस्टोक्रेसी, ब्यूरोक्रेट्स, ये सारे जो राजा होते हैं, जो मंत्री होता है, उसके और भी राजा जितने भी उसके राजमहल, जितने सारे जो बड़े बड़े औहदे पर, जो बड़े बड़े पोस्टों पर जो आते हैं लोग, वो लोग कहलाते हैं हमारे फर्स्ट स्टेट के मेंबर्स। उसके बाद सेकंड स्टेट। दोस्तों, सेकंड स्टेट में आती है नोबिलिटी का मतलब होता है लैंडलॉर्ड का मतलब होता है जमींदार। ठीक है दोस्तों, ये जो हमारे जमींदार लोग होते हैं, जमींदार असल में ये जो जमींदार होते हैं, ये क्या करते हैं, ये पीजेंट जो होते हैं, पीजेंट से उनकी जमीन छीन लेते हैं। उस टाइम की बात कर रहा हूं। उस टाइम पे ये जमींदार लोग, जो किसान होते थे, उनसे उनकी जमीन छीन लेते थे। जमीन छीनने के बाद क्या करते थे, वो उसको अपने पास कर लेते थे। फिर उसी किसान को, जिसकी वो जमीन थी, उसी किसान को अपनी जमीन पे, मतलब जो उसे छीन के जो उसके पास जमीन आई, उसी जमीन पे उससे काम करवाते थे। ठीक है, सपोज एक किसान है, उस किसान के पास जमीन थी, वो जमीन छीन ली एक लैंडलॉर्ड ने, और उस लैंडलॉर्ड ने उसको एक गुलाम के हिसाब से अपने पास रख लिया काम करने के लिए। ठीक है, अब वो क्या करेगा लैंडलॉर्ड, वो पीजेंट को पैसे नहीं देगा। ठीक है, वो पीजेंट को पैसे नहीं देगा। दोस्तों, उसे हम कहते हैं सर्फ कहते हैं इनको। सर्फ मतलब होता है गुलाम। ठीक है, इंग्लिश की टर्म में देखा जाए तो इनको सर्फ कहते हैं। सर्फ का मतलब होता है लैंडलॉर्ड का गुलाम। ठीक है, ऐसा हम कह सकते हैं बेसिकली। दोस्तों, नोबिलिटी आती थी, समझ में आ गया नोबिलिटी क्या होती है। सेकंड स्टेट खत्म। उसके बाद जो थर्ड स्टेट के लोग होते थे, थर्ड स्टेट के लोग हमारे होते थे जो नॉर्मल पीपल्स होते थे, जैसे गरीब आदमी, जैसे पुअर पीसेंट्स हो गए, जो गरीब किसान होते हैं, जो नॉर्मल पीसेंट्स होते हैं, जो कुछ, अब इनमें भी आते हैं कुछ रिच बिजनेसमैन। आप सोच रहे होंगे कि सर ये तो रिच बिजनेसमैन थे, तो ये उसमें क्यों नहीं है, नोबिलिटी में क्यों नहीं है, सेकंड स्टेट में क्यों नहीं है। दोस्तों, वो इसलिए नहीं है क्योंकि उनका मतलब इतना बड़ा नाम नहीं था। मतलब थे, पैसे के हिसाब से वो रिच थे, लेकिन उनको मतलब कोई इतना मानते नहीं थे, उनको उतना वो नहीं दिया गया था, क्या कहते हैं, उनको उतना फेम नहीं दिया गया था। ठीक है, कि समझ में आपको दोस्तों। तो थर्ड स्टेट में रिच आर्टिशियंस आते थे, रिच बिजनेसमैन भी आते थे, पुअर पीजेंट्स भी आते थे, वुमेन्स आती थी। ठीक है, देखो
वुमेन्स तीनों स्टेट्स में आती है, लेकिन जो थर्ड स्टेट की वुमेन्स थी वो थर्ड स्टेट हो, फर्स्ट स्टेट हो, सेकंड स्टेट हो, तीनों के वुमेन्स में एक कॉमन फैक्टर था कि उन तीनों के पास वोटिंग राइट्स नहीं थे। ठीक है, तीनों स्टेट की जितनी भी वुमेन्स थी उन सबके पास वोटिंग राइट नहीं थे, वो उनको वोट देने का अधिकार नहीं था, उनको अपना लीडर चुनने का अधिकार नहीं था। ठीक है दोस्तों, ये जो थर्ड स्टेट के मेंबर्स होते थे बेसिकली इन लोगों के ऊपर पूरा सारा का सारा बर्डन पड़ता था, मतलब सारा, इनको एक तरह से देखा जाए तो ये गधे होते थे। ठीक है, मतलब मैं उस कॉन्टेक्स्ट में नहीं कह रहा इनको गधा, असल में ये ऐसे गधे थे, जो गधे का मेन काम क्या होता है, बोझ ढोना, तो ये भी टैक्स का यानी कि कर का वो बोझ ढोते थे ये। ठीक है, ये कर का बोझ ढोते रहते थे, किसका, अब देखो मैंने 3 स्टेट बताए ना आपको, तीनों स्टेटों में टैक्स जो होता है, जो कर होता है, वो सिर्फ और सिर्फ ये थर्ड स्टेट के लोग देते थे, थर्ड स्टेट के बंदे देते थे। अब वो थर्ड स्टेट के बंदे क्यों देते थे, क्योंकि वही ऐसे बंदे थे जो मतलब गुलाम थे, वो उनको गुलामों की तरह ट्रीट किया जाता था, इसलिए वो कर देते थे। और जो बाकी के फर्स्ट और सेकंड स्टेट के मेंबर्स थे उनके पास एक प्रिविलेज था। प्रिविलेज का मतलब होता है जन्म से मिले हुए कुछ अधिकार। ठीक है, नोबिलिटी के पास ऐसे अधिकार है कि अगर मतलब वो टैक्स नहीं देगा, ठीक है, उसके पास ये उसको जन्म से मिल गया है उसको अधिकार। सपोज एक बच्चा पैदा हुआ, वो नोबेल के घर में पैदा हुआ है, तो उसके जन्म से ही उसको अधिकार मिल गया कि ये आगे जाके जब भी बड़ा होगा अगर कमाता है तो कमाने के बाद भी उसका टैक्स वैक्स वो राजा को नहीं देगा। ठीक है, यही चीज होती है। क्लर्जी तो देता ही नहीं है। ठीक है, क्यों, क्योंकि वो तो टॉप में आता है। दोस्तों फ्रांस में उस टाइम पे जो चर्च होते थे, चर्च भी देखो लोगों के उस टाइम पे आम आदमी के ऊपर कितना बर्डन पड़ता था। उस टाइम पे आम देखो, एक तरह से राजा तो कर ले रहा है, राजा तो एक तरह से टैक्स ले रहा है, लेकिन राजा भी ले रहा है, उसके साथ साथ जो चर्च होता था, जो हमारे चर्च होते थे, चर्च के पादरी मतलब जो फादर्स होते थे, जो वहां के जो मेन होते थे, हेड होते थे, वो भी आम आदमियों से टैक्स लेते थे, जिस टैक्स का नाम था टैली। ठीक है, नहीं सॉरी, ठीते टैक्स था। ठीक है, सॉरी उसके लिए। तो ठीते जो टैक्स था वो डायरेक्ट टैक्स था, जो डायरेक्ट टैक्स लिया जाता था चर्च के द्वारा आम जनता से। ठीक है, चीज समझ में आपको दोस्तों। तो दोस्तों एक मैंने आपको पूरा सोसाइटी की कंडीशन बताई मैंने अभी यहां तक, तो आपके माइंड में आ ही चुका होगा कि आखिर क्यों फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ, लोगों के मन में फ्रेंच मतलब विद्रोह करने की भावना क्यों जागृत हुई। तो आपको चीज समझ में आई चुकी होगी उस टाइम पे क्या हुआ। देखो मेन मोटिव समझाता हूं, अब मैं मेन रीजन समझाता हूं इसके पीछे का कारण, आखिर लोग क्यों इतना गुस्से में आकर विद्रोह करने लग गए। ठीक है, 1848 का टाइम था। ठीक है, टाइम था 1848 का। तो 1848 में क्या हुआ, बिगेस्ट क्रॉप फेलियर हुई। ठीक है, बिगेस्ट क्रॉप फेलियर हुई उस टाइम पे फ्रांस में। तो उससे क्या हुआ, जितने भी सारी चीजें जो स्टॉक में मतलब जो लोगों के पास थी, वो लोग क्या करने लगे, वो लोग उसको हायर दाम पे, मतलब जो उनका जो खाने वाने का ब्रेड का जो दाम था वो बहुत ज्यादा बढ़ गया। ठीक है, ठीक से समझाता हूं। तो 1848 के टाइम पे क्या हुआ, 1848 के टाइम पे वो अकाल आ, मतलब देखा जाए तो क्रॉप फेलियर होगी, क्रॉप सारी सड़ गई। ठीक है, किसी एक कारण के चलते जितनी भी क्रॉप्स जो किसानों ने उगाई थी वो सारी क्रॉप फेल कर गई। फेल करने से क्या हुआ, जो क्रॉप फेल कर गई इसका मतलब मार्केट तक खाना तो गया नहीं, मार्केट तक क्रॉप का जितना भी सामान था वो तो गई नहीं, अब नहीं गई वो। तो इससे क्या हुआ, इससे मतलब मार्केट में जितने भी दुकानदारों के पास जो सामान था जो खाने के लिए लगता था, वो उनपे क्या करने लगे, वो उनपे जो पैसा था उसका वो डबल कर दिया। जैसे कोई ब्रेड अगर $10 की मिल रही होगी फ्रांस में उस टाइम पे, तो वो अब $20 की बिकेगी। ठीक है, तो देखो फर्स्ट कंडीशन क्या थी, फर्स्ट कंडीशन क्रॉप फेलियर, सेकंड कंडीशन हमारी डिमांड, मतलब देखो प्राइस बढ़ गई, अब प्राइस बढ़ी है, देखो क्रॉप फेलियर भी हो गया, लोगों के पास खाने को कुछ नहीं है, इसका मतलब डिमांड क्या होगी, बढ़ जाएगी, लोगों को खाना चाहिए होगा, तो इससे क्या हुआ, डिमांड बढ़ने लगी। अब जब किसी चीज की डिमांड बढ़ती है तो उसका प्राइस घटता है या बढ़ता है, लेकिन उस टाइम पे उनका प्राइस बढ़ गया। ठीक है, तो उस टाइम पे क्या हुआ, जैसे डिमांड बढ़ी खाने की, तो जितने भी दुकानदार थे उन सब ने ब्रेड के प्राइसेस बढ़ा दिए। उस टाइम पे जो ब्रेड था वो फ्रांस का स्टेपल फूड था। ठीक है, 80% पॉपुलेशन फ्रांस की मतलब खेती बाड़ी में जुड़ी हुई थी, और 80% पॉपुलेशन जो एग्रीकल्चर में थी उन सबका क्रॉप फेलियर हो गया 1848 में, जिससे क्या हुआ, डिमांड बढ़ गई, खाने की डिमांड बढ़ गई, तो इसका मतलब प्राइस भी बढ़ गया। 3 कंडीशन समझ में आ गई। तो इसके बाद एक और चीज आ गई, अकाल पड़ गया, क्रॉप फेलियर हो गया,
क्रॉप किसी को मिली नहीं, खाना किसी के पास है नहीं, प्राइस बढ़ते जा रहे हैं, तो इससे क्या होगा, अकाल पड़ गया, अकाल की स्थिति आ गई फ्रांस में। तो इसी से ही लोग बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड होके, बहुत ज्यादा गुस्से में आके, अब देखो लोगों का गुस्से का कारण क्या था, एक आम आदमी चलो ये फेमाइन वो सहन कर लेगा, ठीक है, लेकिन जो सरकार थी, सरकार उस टाइम पे क्या करने लगी, सरकार उस टाइम पे और मतलब टैक्स लेने लगी एक तरफ से, ठीक है, मतलब तब भी वो टैक्स चार्ज कर रही थी फेमाइन के टाइम पर भी, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, लोग जो लोग थे वो और ज्यादा गुस्से, और ज्यादा भड़क गए। अब एक चीज, एक तरफ से वो बंदा तो पिस रहा है, दूसरी तरफ से वो पिसेगा तो क्या वो बंदा, क्या उस बंदे को गुस्सा नहीं आएगा? गुस्से में आकर सारे लोगों ने 1848 में विद्रोह कर दिया। 1848 का जो हार्डशिप का टाइम था, वो टाइम बहुत ही ज्यादा ब्रूटल टाइम था, क्योंकि उस टाइम पे फ्रांस में अकाल पड़ गया। उसी से ही प्रेरित होकर, उसी से ही गुस्से में आके, उसी से ही फ्रस्ट्रेटेड होके लोगों ने क्या किया, लोग मतलब चले गए, हमारे लोग मतलब गुस्से में आकर तोड़फोड़ मचाने लग गए, ठीक है। तो इसी कारण के चलते फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ। दोस्तों उस टाइम पे क्या था, उस टाइम पे जो फ्रांस का राजा था उसका नाम था लुई 16। क्या नाम था? लुई 16। दोस्तों जो लुई 16 था वो बहुत ही ज्यादा यंग एज में एक राजा बना था, ठीक है। असल में देखा जाए तो उसकी बीवी का नाम मैं भूल रहा हूं, अगर आपको पता है तो कमेंट में जरूर बता देना, ठीक है। तो उसकी बीवी जो थी, उसकी बीवी ही असल में फ्रांस को चला रही थी, और उसकी बीवी बहुत ही ज्यादा चालाक थी, और इतना मुझे याद आ रहा है कि उसकी बीवी ऑस्ट्रिया से थी, ठीक है। तो क्या हुआ, उसकी बीवी ने क्या किया, उसकी बीवी ने अपना मतलब तख्ता पलट करने की कोशिश की। वो जानती है कि मेरा पति तो बुद्धू सा इंसान है, ठीक है, वैसे ही छोटा बच्चा है। तो उसने क्या किया, उसने मतलब फ्रांस को ना एक तरफ से देखा जाए अंदर ही अंदर खोखला करने की कोशिश कर दी, टैक्स बढ़ा दी, उसी ने टैक्स बढ़ाया, ठीक है। उनका असल में देखो उन्होंने टैक्स भी इसलिए बढ़ाया क्योंकि फ्रांस ने बहुत सालों से मतलब जो अमेरिकन कॉलोनी थी उनको फ्री करने के लिए जुड़ा हुआ था। तो अचानक से ब्रिटेन ने फ्रांस पे हल्ला बोल दिया, ठीक है, मतलब ब्रिटेन ने फ्रांस पे वॉर घोषित कर दिया। तो इससे फ्रांस के राजा ने मतलब लुई 16 ने क्या कर दिया, टैक्स बढ़ा दिया अपना ट्रेजरी बचाने के लिए। दोस्तों मैंने आपको बताया फ्रेंच रिवॉल्यूशन क्यों हुआ। दोस्तों अब मैं बताता हूं आपको फ्रेंच रिवॉल्यूशन के मतलब जो इसको बढ़ाने का मतलब ऑल ओवर द यूरोप में, सिर्फ ये तो देखो फ्रेंच रिवॉल्यूशन फ्रांस में हुआ, सिर्फ इतना आपको पता चला, लेकिन इसके बाद इसका आइडियाज जो थे ये ऑल ओवर द यूरोप में कैसे फैल गए, ये चीज है ना। तो ये इसके आइडियाज ऑल ओवर द यूरोप में ऐसे फैले क्योंकि इसमें आता है योगदान, इसमें आता है हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन हमारे थिंकर्स का, सोशल थिंकर्स का, जो बुक आर्टिस्ट थे, जो राइटर्स थे, उनका बहुत ही बड़ा इसमें रोल आता है। अब आप पूछोगे कैसे? दोस्तों वो क्या करते थे कि मतलब वो जो भी किताब लिखते थे, उन किताबों से क्या हुआ, लोग जो पढ़ने वाले लोग थे, असल में देखा जाए तो फ्रांस के आधी पॉपुलेशन से ज्यादा लोग पढ़े लिखे थे उस टाइम पे, क्योंकि फ्रांस से ऐसा मतलब फ्रांस के ही लोग ऐसे थे जिन्होंने फर्स्ट एजुकेशन उस टाइम में प्राप्त करी थी, और वो रिच भी थे देखा जाए तो, लेकिन उसके बाद भी अंदर ही अंदर वो बहुत सारे गरीब लोग भी थे। दोस्तों उस टाइम पे क्या हुआ, उस टाइम पे मतलब उन लोग मतलब वो जितने भी पढ़े लिखे लोग थे उन सबको तो किताबों के थ्रू उन सबको नॉलेज मिलती गई, और वो उनके दिमाग में सारी चीजें आती गई, क्या ये जो चीजें हमारे साथ हो रही है क्या ये सही है, उनके दिमाग में क्वेश्चंस आने लगे। दोस्तों एक किताब का मेन मोटिव ही यही होता है, किताब का मेन मुद्दा ये होता है कि आपके दिमाग की जो सोच है उसको शेप करना। एक अगर आप बुक होता है, जो बुक किताब आप पढ़ते हो, उस किताब का मेन मोटिव ही होता है कि आपकी जो दिमाग है, आपकी दिमाग की जो थिंकिंग है उसको शेप करना। चीज समझ में आपको दोस्तों? तो जो पढ़े लिखे लोग थे उनके तो दिमाग में आई थिंकिंग मतलब उनकी थिंकिंग बढ़ने लगी, ठीक है, किताबों से। लेकिन अब कुछ लोग तो पढ़े लिखे नहीं होंगे, जरूरी थोड़ी ना कि पूरी पॉपुलेशन पढ़ी लिखी हो, ठीक है। तो जो बाकी के जो अनपढ़ लोग थे, जो इलिटरेट लोग थे, उन लोगों तक फ्रेंच रिवॉल्यूशन का आइडिया कैसे लाया जाए, उन लोगों तक आइडिया लाया गया था हमारे प्लेस के द्वारा। प्लेस मतलब नाटक, ठीक है। मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था अपनी कि जितने भी नाटक होते हैं उन नाटकों से क्या होता है, लोगों के मन में मतलब सवाल करने की भावना आती है। रामलीला जो होती है, हमें पता है कि मतलब रामायण में क्या क्या हुआ था, लेकिन अगर हम रामलीला देखते हैं, रामलीला मैदान में जाके कहीं भी जाकर रामलीला हम देखते हैं ठीक से, तो हमारे दिमाग में वो और अच्छी तरीके से बैठ जाता है। पढ़ने से अच्छा मतलब देखो एक चीज देखो, अगर आप कोई चीज को पढ़ रहे हो, उससे अच्छा अगर उस चीज को आप प्रैक्टिकल में देखोगे तो आपको ज्यादा अच्छी तरीके से समझ में आएगा कि वो चीज क्या है,
ठीक है। तो दोस्तों फ्रेंच रिवॉल्यूशन का आइडिया को ऑल ओवर द यूरोप में स्प्रेड करने के लिए इन प्लेस का, इन सोशल थिंकर्स का बहुत ही बड़ा योगदान था। ठीक है, चीज समझ में आपको दोस्तों। दोस्तों चलो मैंने तो आपको रिवॉल्यूशन के बारे में तो बता दिया। अब आपके दिमाग में क्या एक सवाल आ रहा होगा कि क्या इस रिवॉल्यूशन का कोई नतीजा निकला? बिल्कुल दोस्तों, इस रिवॉल्यूशन का एक नतीजा निकला। इस रिवॉल्यूशन का क्या नतीजा निकला मैं बताता हूं। इस रिवॉल्यूशन से क्या हुआ कि मतलब फ्रांस में पहली बार वर्ल्ड का, मतलब फ्रांस में ही सिर्फ, पूरे वर्ल्ड में, एंटायर वर्ल्ड में सिर्फ फ्रांस में ही कॉन्स्टिट्यूशन आया, संविधान आया। ठीक है, और वो भी कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा दोस्तों? उस टाइम पे कॉन्स्टिट्यूशन था कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, मतलब वहां पे राजा भी है लेकिन साथ में कॉन्स्टिट्यूशन भी है। ठीक है, तो वहां का जो नेशनल असेंबली, मतलब वहां का जो पार्लियामेंट था, उस पार्लियामेंट में कॉन्स्टिट्यूशन पास कर दिया गया, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया। दोस्तों नाइट में आपने 3 पॉइंट पढ़े होंगे फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। अगर मैं आपको थोड़ा बताऊंगा तो आप सोचोगे कि बोर कर रहा है, लेकिन दोस्तों मैं आपको अच्छी तरह से समझाता हूं, तो बोर, आप वीडियो को पूरा देखना बस। ठीक है दोस्तों, वीडियो का आप जितना पूरा देखोगे ना उतना आपको दिमाग में बैठता जाएगा। दोस्तों हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके बारे में अगर आपको डीप नॉलेज चाहिए होती है तो आपको उसको अच्छी तरीके से पढ़ना पड़ता है। अगर आपको पेपर में भी पास करना होगा, अगर आपको पेपर में भी अच्छे नंबर लाने हैं तो उसके लिए भी आपको हिस्ट्री की बुक थोड़ी बहुत तो उठानी पड़ेगी। देखो हिस्ट्री में तो क्या होता है, देखो अगर आप हिस्ट्री से डर रहे हो ना तो आप मत डरो। ठीक है, क्यों नहीं डरो मैं बताता हूँ। जो सीबीएसई का पेपर होता है ना, सीबीएसई के पेपर में हिस्ट्री से बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, लेकिन क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा पढ़ के जाना, लेकिन पढ़ के जरूर जाना, बिना पढ़े मत जाना। ठीक है, अब मैं बताता हूँ, अब टॉपिक पे आते हैं। दोस्तों मतलब उनकी जो 3 पॉइंट्स थे फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, वो ये थे कि एक तो सबसे पहले वोटिंग सिस्टम आएगा। ठीक है, उसके बाद दूसरा था राइट्स आएंगे सारे। ठीक है, तीसरा दोस्तों, तीसरा ये था कि जितने भी प्रिविलेज होंगे, जो कि मतलब बर्थ के बेसिस पे जो जितने भी प्रिविलेज बने हैं उन सबको अबॉलिश कर दिया जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि नोबिलिटी के पास एक प्रिविलेज है, एक उसके पास अधिकार है कि वो टैक्स कभी नहीं भरेगा, वो अधिकार को घटा दिया गया है यहाँ पे, वही अधिकार को खत्म कर दिया गया है यहाँ पे। चीज समझ आए दोस्तों? तो यही तीन कुछ हमारे उसके पॉइंट्स थे कॉन्स्टिट्यूशन के, फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन। दोस्तों फ्रांस ही ऐसा राज्य था जिसके मतलब पूरे एंटायर वर्ल्ड में उसके पास ही सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन आया था। ठीक है दोस्तों, वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। आपने दोस्तों चलो ये तो आपको समझ में आ गया, रिवॉल्ट का एक नतीजा भी निकल गया, लेकिन फिर भी वहां पे कुछ ना कुछ चलता रहा। और वहां पे क्या चलता रहा मैं बताता हूं। जो लुई 16 था, अब भी राजा था वहां का। ठीक है दोस्तों, आपने एक पॉपुलर क्लब का नाम सुना होगा जिसे हम कहते हैं जैकोबिन क्लब। दोस्तों ये जैकोबिन क्लब था, उस टाइम पे यही लीडर बन चुके थे इसके, जो इसी जैकोबिन क्लब का जो लीडर था मैक्सिमिलियन रॉबिस्पायर। ठीक है, मैक्सिमिलियन रॉबिस्पायर। दोस्तों याद करना, आपको शायद से याद भी आ रहा होगा कि इसी बंदे के नाम पे आपने एक टॉपिक पढ़ा होगा 9th में, द रीन ऑफ टेरर। ठीक है, द रीन ऑफ टेरर आपने एक टॉपिक पढ़ा भी होगा। दोस्तों इससे क्या देखो, पूरा फ्रेंच रिवॉल्यूशन का मतलब क्या है? फ्रेंच रिवॉल्यूशन का पूरा मतलब यही है कि मतलब ये एक ऐसा रिवॉल्यूशन है जिससे क्या हुआ, जिससे मतलब एंटायर वर्ल्ड का नजरिया ही बदल गया। कैसे? मतलब देखो फ्रांस में ही ये सारे अधिकारों के लिए लोग लड़ने लगे। वुमेन्स का भी एक बहुत बड़ा रोल आया इसमें, औरतें भी इसमें शामिल हुई, औरतें भी इसमें लग गई कि मतलब हाँ हमें भी वोटिंग राइट्स चाहिए। मैंने आपको क्या बताया था, फर्स्ट स्टेट हो, सेकंड स्टेट हो, थर्ड स्टेट हो, तीनों स्टेट की वुमेन्स के पास वोटिंग के अधिकार नहीं थे। तो तीनों स्टेट की वुमेन्स ने आपस में हाथ मिला लिए, अपने अपने न्यूज़पेपर छापने लग गए, अपने अपने मैगजीन छापने लग गए, लोगों तक मतलब, और भी जो औरतें थे जो मतलब पर्दा करती है, जिनको मतलब ये सारी चीजें पसंद नहीं है, जो कि मतलब एक भी समाज की सोच के साथ चलने की सोच रही है, उन लोगों के मन में भी ये सारी चीजें हटाकर अपने अधिकारों को पाने की फीलिंग्स को स्प्रेड कर दिया उन औरतों ने। ठीक है, सैल्यूट है उन औरतों का। दोस्तों फ्रेंच रिवॉल्यूशन को इतना महत्व क्यों दिया जाता है? ये इसलिए दिया जाता है क्योंकि यही एक ऐसा रिवॉल्यूशन था जिससे हमें अपने अधिकार, मतलब बेसिक जो राइट्स होते हैं वो हमें मिले, जैसे राइट टू वोट, राइट टू एक्सप्रेस, ठीक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच। ठीक है, ये सारी चीजें जितनी भी फंडामेंटल राइट्स है, देखा जाए बेसिकली हमने उनसे अडॉप्ट किया है, फ्रांस से। ठीक है, तो दोस्तों फ्रेंच रिवॉल्यूशन आपको समझ में आ गया। उसके बाद जो आता है हमारा टॉपिक आता है वो होता है नेपोलियन। दोस्तों ये जो नेपोलियन बंदा है, नेपोलियन बोनेपार्ट,
सबसे पहले इसका पूरा नाम है ये, ठीक है। तो नेपोलियन बोनापार्ट था, आपको पता ही होगा, वो बंदा वो था राजा हमारा फ्रांस का। कहाँ का राजा था? फ्रांस का राजा था दोस्तों। वो जो मतलब जब वो तख्त पे आया, उसने डेमोक्रेसी को पूरे तरीके से उसने डिस्ट्रॉय कर दिया। उस टाइम पे मतलब जब वो नेपोलियन से पहले जितना भी सुधार हुआ था डेमोक्रेसी के तौर पे, लोकतंत्र के तौर पे जितना भी सुधार किया गया था, वो सारा सुधार खत्म कर दिया गया। उसने डेमोक्रेसी को डिस्ट्रॉय कर दिया। लेकिन एक ऐसी फील्ड थी जिसमें उसने तरक्की की, जो की थी हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड, ठीक है। तो दोस्तों एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में, जैसे मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था कि उसने मतलब बहुत सारे रूल्स पास किए थे। उसका एक कोड भी था 1804 का, ठीक है। तो कोड के थ्रू उसने बहुत कुछ किया था, ठीक है, मतलब लोगों को गुलामी से आजाद किया। लेकिन उसने जो चीज की थी डेमोक्रेसी को डिस्ट्रॉय करना, वो चीज कोई इंसान भूल नहीं सकता, इसलिए उसको एक ट्रेटर कहते हैं, ठीक है। चीज समझ में दोस्तों। तो नेपोलियन बोनापार्ट 1815 में हार गया। अब मैं आता हूं हमारी वीडियो पे, ठीक है। नेपोलियन बोनापार्ट 1815 में हार गया। हारने के बाद क्या हुआ, उसके मतलब जो उस टाइम पे क्या हुआ, फ्रांस टुकड़ों में बिखर गया। फ्रांस टुकड़ों में कैसे बिखर गया? क्योंकि जो नेपोलियन बोनापार्ट था उसने पूरे ऑल आधे यूरोप पे उसने कब्जा कर रखा था। तो इससे क्या हुआ, मतलब आधे यूरोप में उसके अपने भाई बहन रिलेटिव्स को बिठा रखा था। तो वो जैसे नेपोलियन मर गया, जैसे नेपोलियन हार गया, उससे क्या हुआ, वो सारे भी टूट गए, क्योंकि वो लिंक्ड थे, एक चेन से बंधे हुए थे। इससे वो भी मतलब एक दूसरे से बिखर गए, उनका भी कांटेक्ट एक दूसरे से टूट गया, ठीक है। चीज समझ में दोस्तों। तो इससे क्या हुआ, जितने भी और भी बहुत सारे जो बर्बन फैमिली थी, जिसे लुई 16 बिलोंग करता था, लुई 16 को तो मार दिया गया था, उसको तो हैंग कर दिया गया था। मैक्सिमिलियन रॉबेस्पायर ने हैंग कर दिया था उसको और उसकी बीवी को, ठीक है, दोनों को हैंग कर दिया गया था, ठीक है। तो दोस्तों एक चीज देखो, एक ये देखो कि मतलब 1815 के बाद जैसे वो हारा, पूरा तख्ता पलट हो चुका था, ठीक है। फ्रांस में बहुत सारे लोग, बहुत सारी फैमिलीज ऐसी आने लगी जो मतलब फ्रांस को हथियाने के पीछे पड़ गए, ठीक है। क्योंकि उस टाइम पे फ्रांस ही महाशक्ति था, एक तरह से मैं कह सकता हूं उस टाइम पे फ्रांस महाशक्ति था। तो वहां पे एक ट्रीटी साइन की गई, जैसे मैंने आपको बताया भी था, ट्रीटी ऑफ वीना, ठीक है। तो उस ट्रीटी ऑफ वीना से क्या हुआ, मतलब एक पैक्ट साइन हुआ हमारे जर्मनी, फ्रांस और इटाली के बीच में, जिससे मतलब ये तीनों मतलब ये इससे क्या हुआ, जो फ्रांस में था जो डेमोक्रेसी था वो थोड़ा बहुत सुधर गया, ठीक है। चीजें हैं दोस्तों। तो दोस्तों मेरा मेन मुद्दा इस वीडियो से आपको यही समझाना था कि एक तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन का आइडिया, जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन था उसको आपके दिमाग में एक तरफ से क्लियर कर देना, और उसके बाद नेपोलियन का जो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था वही मैंने आपको समझा दिया। तो दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर देना, ठीक है। और अगर आपको लगती है कि मेरी वीडियोस दूसरे लोगों को भी देखनी चाहिए, ठीक है, दूसरे लोगों तक भी जानी चाहिए, तो प्लीज अपने दोस्तों तक और जो बाकी आप जो अपने दोस्तों से कहना कि आगे भी शेयर कर दे, और अपने दोस्तों से भी जरूर शेयर करना। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, और जो बेल आइकन है उसको ऑल पे कर देना, जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको डलते ही मिल जाए। दोस्तों एक और चीज मैं कह रहा हूं, आप जो डिसलाइक करते हो ना, डिसलाइक से मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दोस्तों डिसलाइक से क्या होता है, मुझे समझ में आता है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी नहीं लगी, ये नहीं, आपको मेरी वीडियो में कोई कमी दिखी होगी इसलिए आपने डिसलाइक किया, ठीक है। लेकिन आपको जो कमी दिखी है ना उसको जरूर कमेंट में बता देना। देखो आप कमेंट करोगे ना तो मुझे समझ में आ जाएगा कि मेरी क्या गड़बड़ है, ठीक है, ठीक है। मैंने क्या दिक्कत करी है, मैंने क्या समझाने में कोई गलती करी है, तो आप बिल्कुल मुझे कमेंट करके जरूर बताना। डिसलाइक भी करना, अगर आपको लगती है मेरी वीडियो अच्छी नहीं है तो डिसलाइक जरूर करना, अगर आपको अच्छी लगती है तो दोस्तों लाइक जरूर करना यार, बहुत मेहनत कर रहा हूँ आजकल, ठीक है। और मैं जानता हूँ मेरी वीडियोस थोड़ी लेट हो रही है, लेट दोस्तों इसलिए हो रही है क्योंकि मैं मतलब थोड़ा बहुत पढ़ रहा हूँ, क्योंकि हिस्ट्री जो दोस्तों ऐसी एक सब्जेक्ट है जिसको मतलब अगर मैं पढ़ूंगा नहीं ना तो दिमाग में आएगा नहीं, और मैं जो टर्म्स आपको बताता हूँ वो भी आपके दिमाग में क्लियर नहीं हो पाएगा। अगर मैं ही ना क्लियर कर पाऊंगा तो आपके दिमाग में क्लियर कैसे होंगे, ठीक है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 3। दोस्तों पार्ट 3 भी जल्दी आ जाएगी मेरी, ठीक है। तो पार्ट 3 में मिलते हैं, तब तक दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।